अब जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यानी सिविल का ही बिजनेस का लॉ हमने शुरू किया, नाम था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कहां से आया, क्या किया, ये सब हमने पूरा चिट्ठा पिछले बार देख चुके थे। अब कल हमने एक नया टर्म पढ़ा, नाम क्या था, बोलो बच्चा लोग, बोलो बोलो, एग्रीमेंट। यस, अब मैंने आपको बताया था कि हमारे जो पिक्चर है उसका हीरो कौन है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हीरो कौन है, कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट किससे बनता है, तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है दो टर्म से, लेकिन दो टर्म सिखाते सिखाते ही हमारा पूरा एक एक्ट हो जाएगा पूरा, और उसमें लगभग लगभग तुमको कितने चैप्टर होंगे बताओ, आप बताओ दक्ष, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में कितने चैप्टर्स है, 4, कौन कौन से, I am asking the Indian, I am not asking the unit, I am asking the chapters। अब सर चैप्टर क्या होते हैं, राइट? चलो तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के चैप्टर्स के बारे में, चलेगा? कि एट लास्ट में करूं मैं, क्योंकि अगर मैं चैप्टर के बारे में आज डिस्कस करना शुरू किया तो हमारा पूरा ये जो आज के नए टर्म्स है वो रह जाएंगे। चलो लास्ट में मैं लास्ट 15 मिनट में आपको उसके ऊपर खर्चा कर देंगे, ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चा लोग, मैं आपको पोर्शन में ऐसे बताने वाला हूँ ना कितने एक्ट है, क्या है, क्या करने वाले हैं उसके अंदर, तो अपन वो पढ़ेंगे, ठीक है? लास्ट में 15 मिनट खर्चा करेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं, 2 मिनट ध्यान दो, देखो अब ये बात तो आपने सीखा कि एक, देखो मैं अभी एक स्टेटमेंट बता रहा हूं, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। अब इसका मतलब क्या है सुन लेंगे, पहले शॉर्टली बता रहा हूं फिर डिटेल में सीखेंगे इसको। देखो एग्रीमेंट समझ में आया क्या होता है, बोलो, एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन इज नोन एज एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट के लिए 2 कंटेंट चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट, एक प्रपोजल और एक्सेप्टेंस, क्योंकि प्रॉमिस को ही हम एग्रीमेंट बोल सकते हैं और सेट ऑफ प्रॉमिस को भी एग्रीमेंट बोलते हैं। और जहां पे सेट ऑफ प्रॉमिस आ गया, इट वहां पे कंसिडरेशन आ गया। कल ही अपन ने देखा, याद करो, एक ने प्रॉमिस किया पे करने का, एक ने प्रॉमिस की गाड़ी देने का, तो ये हो गया सेट ऑफ प्रॉमिस। क्या हो गया ये, तो ये सेट ऑफ प्रॉमिस में कंसिडरेशन एक है, एक ऑब्जेक्ट है, क्या है, एक ऑब्जेक्ट। अब सवाल यहां पे आता है कि सर एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एग्रीमेंट चाहिए, लेकिन क्या हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट की ओर बढ़ सकता है, तो मैं कहूंगा नो। पूछो क्यों, पूछो क्यों, क्योंकि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है, क्योंकि जो एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल की स्टेज पे आ जाता है। अब इन्फोर्सिबल यानी क्या होता है बताओ दक्ष, व्हाट इज इन्फोर्सिबल? देखो हाँ बिल्कुल बराबर है, जो एग्रीमेंट देखो एग्रीमेंट बहुत किसका भी होता है, पूछो क्यों। एक आधा सपोज फॉर एग्जांपल मैं वही भिन्न कर रहा, मैंने उसकी सुपारी दे दी, क्या दे दी मैंने उसको, तो ये भी तो एग्रीमेंट है। लेकिन क्या क्वेश्चन ये है कि वो एग्रीमेंट लॉ के अंदर रजिस्टर होने के लिए कैपेबल है क्या? नहीं, क्योंकि वो एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल की स्टेज में आता है। इन्फोर्सिबल का मतलब होता है लीगल ऑब्लिगेशंस, यानी लीगल ऑब्लिगेशन मतलब होता है कि जो एग्रीमेंट रजिस्टर होने के लिए कैपेबल है उस एग्रीमेंट को हम लोग इन्फोर्सिबल स्टेज में कहेंगे। यानी आप उसको बिंदास कोई तो भी एक्ट के अंदर रजिस्टर कर पाओ या इस एक्ट के अंदर रजिस्टर कर पाओ, उस एग्रीमेंट को हम जब रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर होने के लिए कैपेबल हो जाएगा, तो तब वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। इसलिए हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट पहले एग्रीमेंट होता है। अब बताओ स्कोप किसका बड़ा हुआ फिर, एग्रीमेंट का कि कॉन्ट्रैक्ट का? नहीं, हाँ एग्रीमेंट का। वाई? क्योंकि एग्रीमेंट इलीगल, लीगल, वर्बल, रिटन कोई भी फॉर्मेट हो सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो इन्फोर्सिबल होगा लॉ उसी को ही हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी एक वर्ड चुपकाने के लिए, एग्रीमेंट के पीछे ये एक वर्ड चुपकाने के लिए हमको कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट तो चाहिए, साथ में और भी कंडीशन चाहिए। तो वो कंडीशन कौन कौन सी है वो हम पढ़ने वाले हैं, और वो प्रावधान कहां दिया है, सेक्शन नंबर 10 में। कहां दिया हुआ है? यानी इन शॉर्ट
कौन सा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट की ओर जाने लगेगा, बोलो। जो एग्रीमेंट, पहले तो एग्रीमेंट बनेगा और वो एग्रीमेंट जो अदर और कंडीशन फुलफिल करके इन्फोर्सिबल की स्टेज पे जाएगा। इन्फोर्सिबल का मतलब है लॉ के अंदर रजिस्टर होने के लिए कैपेबल बनेगा, तो तब उस एग्रीमेंट को हम क्या कहेंगे, बोलो, कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। तो सर आज आप क्या पढ़ने वाले हो, अदर कंडीशंस हो, यानी आपने क्या सीखा, एग्रीमेंट दो टर्म से बनता है। एक तो आता है, सॉरी, एक कॉन्ट्रैक्ट दो टर्म से मिलके बनता है। एक तो आता है, देखो ध्यान से लिखा हुआ है, पहला होना एग्रीमेंट और दूसरा होना इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ एन एग्रीमेंट। अब ये इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए हमको और भी कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी, और वो कंडीशंस कहाँ लिखी हुई है, वो लिखी हुई है सेक्शन नंबर 10 में। यानी जो सेक्शन नंबर 10 में दी गई कंडीशन है, वो सारी कंडीशन जब कोई एग्रीमेंट पूरा कर देगा तो यानी हम कहेंगे कि बच्चा अब पैदा हो रहा है, 9 महीने पूरे हो गए, अब वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, यानी वो एग्रीमेंट रजिस्टर होने के लिए कैपेबल है और वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। यानी इन शॉर्ट समझ में आया तुमको क्या बोला मैंने, यानी इसी का क्या सीखा, हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, एग्रीमेंट होने के साथ साथ और भी कंडीशन जब फुलफिल करेंगे तब वो बन जाएगा इन्फोर्सिबिलिटी स्टेज पे, और तब वो एग्रीमेंट क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। तो सर ये बार बार जो आप बोल रहे हो ये कंडीशन, तो कौन सी कंडीशन सर, अब वो ही कंडीशन हमको एक एक कंडीशन हमको पढ़ना है डिटेल में, और उसी को चैप्टर बुला गया है, चैप्टर उसी को। यानी अब देखो सिंपल भाषा बोलूं क्या, उसको नाम दिया है इसेंशियल कंडीशंस ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब वो कौन कौन सा है, तो जो आपको नीचे दिख रहा है, देयर मस्ट बी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, देयर मस्ट बी लॉफुल कंसेशन, कॉम्पिटेंट पार्टीज, फ्री कंसेंट्स, नॉट डिक्लेयर वॉइड, नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज, ये सारी कंडीशंस है जो एग्रीमेंट, ये सारी कंडीशन और भी इसके अलावा है, ये कंडीशन फुलफिल करेगा वो एग्रीमेंट बन सकता है कॉन्ट्रैक्ट, और तब बोलेंगे कि हम वो एग्रीमेंट को इन्फोर्सिबिलिटी की स्टेज में ला सकते हो। अब सर रफ्तार में तुमने ये तो बोल दिए कि ये फ्री कंसेंट, नॉट डिक्लेयर वॉइड, कॉम्पिटेंट पार्टी है क्या सर, इसी के अंडर पोस्टमार्टम करेंगे, इसी को चैप्टर बोलेंगे अपन, यानी एक एक कंडीशन डिटेल में पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसी को चैप्टर बोलते हैं। और वो पढ़ते पढ़ते तुम लोग पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म कर लोगे। यानी क्या सीखा बच्चा लोग, यानी ये सीखा कि एक कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाते पढ़ाते तुम्हारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आधे से ज्यादा 60% कवर हो जाएगा, एक वर्ड पढ़ाते पढ़ाते। पूछो क्यों, पूछो क्यों, क्योंकि एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए जो जो कंडीशन चाहिए उसको डिटेल में पढ़ना है। फिर से बोलूं, ये 7-8 कंडीशन तुमको दिख रही है ना, ये इसको डिटेल में पढ़ना है, एकदम डिटेल में, अंदर ही अंदर जा जाके खोद के पढ़ना है, और फिर जाके हम बोलेंगे एक एक कंडीशन फुलफिल करेंगे जब, तब हमारा आधे से ज्यादा पोर्शन हो गया होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, पूछो क्यों, पूछो क्यों, क्योंकि दिखने में तो ये बहुत इजी दिख रहा, लेकिन इसके अंदर एक एक कंडीशन को फुलफिल करने के लिए भी कंडीशंस हैं। कैसे बोलूं, एक एक कंडीशन को फुलफिल करने के लिए भी कंडीशन है। मैं जो बोल रहा हूं तुमको समझ में आया, थोड़ा थोड़ा आ रहा ना, तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि इन कंडीशन को फुलफिल करने के लिए भी कंडीशंस पढ़ेंगे, तब जाके इसलिए गहराई में जाना पड़ेगा, और वो गहराई में जब चले गए समझ जाना तुम्हारा आधे से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट खत्म। यानी एक वर्ड पढ़ो आधे से ज्यादा पोर्शन खत्म। लेकिन वो एक वर्ड पढ़ने के लिए वो कैसे क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, वो तुमको असली पिक्चर आज से मालूम पड़ेगी। अब बताओ कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए पहला कंडीशन क्या चाहिए, एग्रीमेंट। मैं बोलता हूं गलत, पूछो क्यों, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए भले एग्रीमेंट चाहिए, लेकिन एग्रीमेंट भी तो 2 टर्म से मिलके बनता है। बोलो कौन कौन से, प्रपोजल प्लस, तो पहले एक्चुअल प्रपोजल किसको बोलते हैं, आज हम वो पढ़ने वाले हैं। यानी आज कॉन्ट्रैक्ट की ओर नहीं जाएंगे, आज हम पढ़ेंगे पहले व्हाट इज एग्जैक्टली प्रपोजल। समझा बच्चा लोग, तो एग्जैक्टली प्रपोजल को ऑफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑफर। अभी ऑफर किसको बोलते हैं लॉ की लैंग्वेज में, और ऑफर किस किस को ऑफर बोलेंगे, किस किस चीज को ऑफर नहीं बोलेंगे, ऑफर कितने टाइप के होते हैं, ये सब तुमको आज पढ़ने को मिलेगा। यानी क्या सीखा,
एक कॉन्ट्रैक्ट की पहली कंडीशन जो है वो भले एग्रीमेंट है, लेकिन एग्रीमेंट भी दो बच्चों से मिलके बनता है, यानी दो लोगों से मिलके बनता है, दो कंटेंट से मिलकर बनता है। पहले वो एक कंडीशन पढ़ेंगे, व्हाट इज ऑफर। तो आपने क्या सीखा, जो मैं आपका पहला क्वेश्चन है, कौन सा बच्चा, कौन सा, ये एसेंशियल और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कौन कौन सी कंडीशन जो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए बनेगी, ये मैं पहला क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ाऊंगा। पूछो क्यों, क्योंकि ये पहले क्वेश्चन के जो हेड पॉइंट्स है यही तुम्हारे अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग चैप्टर है, तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे तो ये अपने आप पहला क्वेश्चन आपका रेडी हो जाएगा। समझा? जैसे अभी एग्जांपल देखो, पहला क्या कंडीशन है, एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या चाहिए, ऑफर, क्या चाहिए, और एक्सेप्टेंस है ना, एग्रीमेंट, बराबर कि नहीं। तो पहले ऑफर क्या है, ये कंडीशन आज हम पढ़ेंगे, उसको बोलेंगे कंडीशन नंबर 1 डिटेल में। तो आज का मुद्दा क्या है, बोलो बोलो क्या, व्हाट इज ऑफर। और ऑफर क्यों पढ़ना है, समझा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या चाहिए, बोलो मेरे साथ, क्या चाहिए, एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट बनने के लिए चाहिए प्रपोजल। तो प्रपोजल पहले क्या होता है एग्जैक्टली लॉ की लैंग्वेज में, पहले आज हम वो समझते हैं कौन से प्रपोजल को प्रपोजल कहेंगे भी कि नहीं कहेंगे, और कौन से प्रपोजल एग्रीमेंट में ऐड करेंगे तब जाके वो इनफोर्सिबल में आगे कंडीशन फुलफिल का। क्योंकि सारे प्रपोजल एग्रीमेंट बना लेंगे, लेकिन वो सारे एग्रीमेंट जो सारे प्रपोजल से बन के आएगा वो कॉन्ट्रैक्ट की ओर नहीं बढ़ सकता है। इसलिए कौन कौन से प्रपोजल से हम कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं बच्चा लोग, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। आपको बता दूं, आपको अभी तक लग रहा होगा कि प्रपोजल ऑफर सिर्फ कुछ करने के लिए दिया जाता है। नहीं नहीं बेटा, कभी कभी ऑफर कुछ ना करने के लिए भी दिया जाता है। एग्जाम्पल दूं, पहले लैंग्वेज पढ़ते फिर आपको केस स्टडीज एक एक लाइन पे देते रहूंगा। शुरू करूं, तो आज का मुद्दा क्या है, बोलो व्हाट इज ऑफर। क्यों पढ़ रहे हैं, समझा, यानी क्या सीखा, कॉन्ट्रैक्ट की सारी कंडीशन फुलफिल करते करते हम अपना 60% लॉ खत्म कर देंगे। अब सर मेरा एक क्वेश्चन है लॉ के अंदर कि सर क्या हर चीज लॉ के अंदर लिखी गई है, यस लिखी गई है। सर कहाँ लिखी है, सेक्शन वाइज लिखी गई है। तो सर क्या सेक्शन हमको पढ़ना कंपलसरी है? देखो लॉ का एक नियम है, अगर सेक्शन सही आ रहा है तो लिखो, नहीं आ रहा है चलता है। फाउंडेशन लेवल पे सेक्शंस नहीं लिखे चल जाएगा, लेकिन इंटर लेवल पे और फाइनल लेवल पे आपको कंपलसरी सेक्शन लिखने ही पड़ेंगे। देखो लॉ का एक नियम है, क्या नियम है, अगर सेक्शन आ रहा है तो सही लिखो, नहीं आ रहा है भले मत लिखो, लेकिन गलत लिखा एग्जाम्पल कोलैप्स, पूरा गलत, ऐसे 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 लाइन मार देगा, इसको कोलैप्स बोलते हैं। ये सब फाउंडेशन की नहीं है, ये आगे आप एलएलबी करोगे ना उसमें भी यही नियम है। तो इसलिए लॉ क्या बोलता है, भाई सेक्शन आ रहा है तो लिखो, नहीं आया तो इंसल्ट भले मत लिखो, लेकिन इंसल्ट मत करने का, समझा क्या, इंसल्ट किया तो फिर हम तुम्हारी इंसल्ट कर देंगे, तुम्हारे रिजल्ट मिलाकर फेल हो गया। इसलिए क्लियर पिक्चर। तो इसलिए देखो मैं सेक्शंस फिलहाल आपको बता नहीं रहा हूं, पूछो क्यों, ये नोट्स आपको अभी नहीं मिलेगी, आपको देने वाली जो नोट्स रहेगी वो अलग रहेगी, ये सब कंसेप्ट समझाने वाले नोट्स है, ठीक है, समझा। जो मुझे आपको देना है नोट्स फाउंडेशन लेवल का वो अलग रहेगा, लेकिन ये जो है ये बेस रेफरेंस बनेगा जो आपको कंसेप्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हम इस लैंग्वेज से समझा सकते हैं। तो सर ये तो गलत हो गया, आप दोगे इतनी बड़ी नोट्स पढ़ाऊंगे, इतना ऐसा नहीं होता, दूंगा मैं यही सर, उसमें तो जो प्रेजेंटेशन कैसे करना है आपको वो फाउंडेशन लेवल पे अलग से दिया जाएगा, क्योंकि उसकी टीम अलग है, उसकी टीम मैंने आपको क्या बताया, हमारे वननेस के अंदर पढ़ाने वाली टीम अलग है और इवैल्यूएशन वाली अलग है, पेपर बनाने वाली टीम अलग है। तो जो पेपर बनाने वाली टीम होगी ना वो बताएगी आपको कि किससे लिखना फॉर्मेट में है, ठीक है। और मजे की बात क्या है, मैं सारे एक्ट में नहीं पढ़ाऊंगा, हर एक एक्सपर्ट टीम पढ़ाएगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मेरी पकड़ अच्छी है, कंपनी एक्ट में मेरी पकड़ अच्छी है, तो मैं पढ़ा दूंगा वो। बाकी के एक्ट जो है सोगा वगैरह वो भी मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन कुछ पार्ट आपको एडवोकेट सर, रोशन सर भी पढ़ाएंगे आपको, समझा आपको क्लियर। जैसे सारे क्योंकि लॉ बेटा फाउंडेशन पढ़ रहे हो, मजाक थोड़ी ना है, इसलिए जो एक्सपर्ट है जिस एरिया के अंदर वो एरिया में आपको फैकल्टीज दी जाती है, समझा बच्चा लोग मेरे प्यारे बच्चों। चलो शुरू करें। हाँ अब बात करते हैं व्हाट इज प्रपोजल। पहले मैं लैंग्वेज पढ़ता हूँ लॉ की डायरेक्ट, एज पर दी भारत इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर बड़ी मोटी बुक के अंदर प्रपोजल का मीनिंग क्या लिखा हुआ है,
वो मैं पहले पढ़ता हूं, फिर आपको 2-3 यहाँ पे केस स्टडी दे रहा हूं, फिर जब ये लैंग्वेज फिर पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे समझ आएगा। ठीक है, देखो इधर, when one person signifies to another is willingness to do or abstain to do। देखो लॉ की लैंग्वेज कैसी होती है बच्चा लोग बताओ, भूमि कैसी होती है लॉ की लैंग्वेज? उलझी हुई। टीचर का काम क्या है? सुलझा के देना। उसके बावजूद भी हम लिख के आएंगे क्या फिर? नहीं। क्यों नहीं लिख के आएंगे पूछो? क्योंकि देखो लॉ समझना और लिखना ये अलग अलग बात है। रोज मेरे साथ जितनी डेफिनेशन होती जा रही है, आने के पहले हम लोग पहले रोज उसकी प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे? प्रैक्टिस यहाँ पे। और जितना पोर्शन बढ़ेगा उतनी रोज हम पहले प्रैक्टिस करेंगे, 5-10 मिनट रोज बोल के लिख के देखेंगे, और फिर जाके हम लोग आगे का पार्ट पढ़ेंगे। लॉ यही सिखाने का नियम है। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको कितना भी अच्छा लिखते आए, कितना भी अच्छा लिखते आए, आपको मार्क्स नहीं मिलेगी अगर आपने लॉ की लैंग्वेज छोड़ी तो। समझा आपको क्लियर? यानी यहाँ पे अगर तुम बोलोगे सर ये हार्ड वर्ड लग रहा है यार, सब्स्टिट्यूट कर दो, मैं तो कर दूंगा सब्स्टिट्यूट, नो डाउट, लेकिन मार्क्स नहीं मिलेंगे। मार्क्स चाहिए तो लॉ की लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। इसलिए रोज जैसे अपन याद है स्कूल में आते थे तो प्रेयर बोलते थे, प्रेयर बच्चे लोग पसंद आता था, नहीं आता था, कभी मूड होता था, कभी नहीं होता था, फिर भी बोलते थे इंडिया इज माई कंट्री, फिर और 2-3 प्रेयर लगा देते अपने अपने, है ना? लगाते नहीं लगाते? कभी मूड हुआ, कभी नहीं हुआ, कभी घर से झगड़ के आ गए, कभी टिफिन में मालूम है कुछ गलत खराब चीज दी है, मम्मी ने खाने की इच्छा नहीं होगी, फिर भी हम प्रेयर गिनते हैं, आते ना प्रेयर रोज। वैसे यहाँ पे भी रोज ये मंत्र है। क्या ये? रोज पहले गाएंगे लॉ के मंत्र और फिर आगे नया नया पढ़ते जाएंगे। ठीक है बच्चे लोग, समझा? अब देखो क्या बोल रहा हूं, व्हाट इज प्रपोजल इन लॉ, मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है? As per the Indian contract, when the one person signifies to another his willingness to do or abstain to do anything with a view to obtain assent of that other to such act or abstain, he is said to make a proposal, यानी offer। अब इसमें किसको क्या समझा बताओ? फिर अभी सर क्यों बैठे? समझाने के लिए। तो आज यहां से जाओगे तो ये लैंग्वेज तुम ऐसे बोलने लगोगे, बोलने अरे सर चिल्लर। देखो when one person signifies to another, प्रपोजल का मतलब होता है जब एक पर्सन अपनी इच्छा सिग्निफाइज, यानी क्या होता है? दर्शाना। क्या होता है? दर्शाना। किसको? अदर को। प्रपोजल पहले देना पड़ता ना बेटा, तो दर्शाने के लिए वर्ड यूज हुआ है सिग्निफाइज। क्या यूज हुआ है? क्या दर्शाना? अपनी इच्छा दर्शाना। इच्छा काय के लिए? कुछ करने के लिए या कुछ नहीं करने के लिए भी। यानी क्या सीखा सर? प्रपोजल कुछ करने के लिए भी होता है और कुछ नहीं करने के लिए भी होता है। एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल, आज के बाद फिर नहीं पूछोगे। हाँ देखो एग्जाम्पल, सपोज कल की एग्जाम्पल दे रहा हूं। कल मैंने अपनी गाड़ी बेची थी, याद करो, तो मैंने पहले व्हाट्सएप पे लिखा आई वॉन्ट टू सेल माई मोपेड एक्टिवा 5G। तो मैंने क्या किया? मैंने अपनी इच्छा जाहिर की। क्या जाहिर की? कि मुझे अपनी गाड़ी बेचनी है, यानी ये काम करना है, टू डू। क्या डू? सिग्निफाइंग्स टू अनदर हिज विलिंगनेस। हुआ विलिंगनेस? कल एग्जाम्पल दिया ना अपन ने पिक्चर में। मैंने कल जब अपनी गाड़ी बेचने के लिए इच्छा जताई तो मुझे कुछ करना है, ऐसे मैंने अपनी इच्छा जताई। सभी को, अनादर यानी एक या अनेक, एक या अनेक। मैं एक को भी जता सकता या अनेक को भी। एक और अनेक क्यों? क्योंकि आगे कंडीशन आएंगी, स्पेसिफिक और जनरल। बोलो क्या आएगा? स्पेसिफिक और जनरल। क्या होता है ये? यहां तो मैं अपनी इच्छा किसी एक को जता सकता, यहां तो सभी के लिए, ओपन फॉर ऑल। तो इसलिए स्पेसिफिक और अनेक के लिए यहाँ पे अनादर वर्ड यूज है। क्या यूज है? कुछ करने के लिए। कल कुछ करने के लिए था, क्या करना था? कल के एग्जाम्पल बताओ कि मुझे अपनी इच्छा जाहिर करनी है कि मुझे अपनी गाड़ी बेचनी है। बराबर की नहीं? अरे बराबर की नहीं? हाँ। लेकिन अब एग्जाम्पल नंबर 2, प्रपोजल कभी कुछ करने के लिए तो आपको सुनाऊंगा, लेकिन कुछ नहीं करने का भी प्रपोज होता है। एग्जाम्पल समझो क्या हुआ। अब कोई माइंड नहीं करेगा, ओके? यहाँ पे पक्का? हाँ। सुनो, तेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है? तेरी बेस्ट फ्रेंड कौन है? महक। अब हुआ क्या? ये कहानी महक और सोनल की है।
अब abstain का मतलब होता है not to do, not to do। बोलो क्या करोगे? not to यानी कुछ नहीं करने का, not to do। अब सर फिर not to do लिख के है? नो बेटा, देखो सब्स्टिट्यूशन तो मैं करता हूं, मुझे कुछ नहीं है, लेकिन मार्क्स नहीं मिलेगी। हाँ, जो वर्ड चाहिए वही चाहिए। ओके, क्लियर? सुनो, अब क्या है, ये पिक्चर है नॉट टू डू वाली। अब क्योंकि डू वाली तो बहुत सारी दिखा दी, डू वाली तो मैं गिन के गाता हूं। एडमिशन ओपन फॉर सीए फाउंडेशन, क्या है ये? प्रपोजल है, पढ़ाना है मुझे इसलिए, तो ये इट्स अ डू वाला प्रपोजल। ओके, बट नॉट टू डू वाला प्रपोजल क्या है सर, समझ में नहीं आ रहा, तो देखो सुनो क्या हुआ। ये बात है किसकी? महक और सोनल की। अब महक और सोनल ये दोनों बेस्ट फ्रेंड थी स्कूल में, कॉलेजेस में, और फॉर्चुनेटली दोनों की शादी भी अकोला में हो गई, अपने अपने घर में सेटल हो गई। अब हुआ इस तरीके से, सोनल और महक दोनों बेस्ट फ्रेंड थी, और वही परंपरा उनकी बच्चियों ने कायम किया। दोनों की लड़कियां हुई, नहीं दोनों के लड़के हुए, क्या हुए? लड़के, लड़कियां नहीं, लड़कियां शरारती नहीं होती चारी। और हुआ इस तरीके से, जैसे अभी दो माए बेस्ट फ्रेंड है तो ऑब्वियसली दो बच्चे भी अपने यहाँ बेस्ट फ्रेंड हो जाते हैं। बचपन से दोनों खेले कूदे, लेकिन हुआ क्या था, मैक का जो बच्चा था, लड़का, वो थोड़ा नटोरियस था, नॉटी टाइप। और ये बात सोनल को अखरने लगा, क्योंकि सोनल अपने बच्चे को लेकर बहुत पॉजिटिव थी। पॉजिटिव यानी क्या? टेंशन, भाई मेरे को फ्यूचर देखना है बच्चे को। दोनों का 10th हो गया, 11th में सोचा कॉमर्स, और कॉमर्स वो तो अंकुश सर अकोला में, ऐसे मान के चलो। हाँ, अब सही है ना? दोनों ने क्या किया, दोनों को मालूम, दोनों ने इंक्वायरी किया कि कहाँ चल रहा, तो सर स्टडी चल रही है अभी तक, मैं बूढ़ा हो गया था तब तक के। क्या हो गया था मैं? अभी इनको पढ़ाया, उनके बच्चों को पढ़ाऊंगा तो बूढ़ा ही होऊंगा ना, बट पढ़ाना छोड़ा नहीं था। तो हुआ इस तरीके से, अब सोनल को 10th तक के उसका महक का बच्चा अच्छा लगा, भाई ठीक है, लेकिन मस्ती करने वाला बहुत था, तो वो करियर ओरिएंटेड नहीं था। अब इसमें क्या हुआ, सोनल को अपने बच्चे को अलग करना था, किससे? महक के बच्चे से। भाई नहीं, मस्ती अपनी जगह है, करियर भी, अभी करियर का टाइम हो गया भाई, 11th में आ गया ना, लोग अपने करियर को सोचते हैं। और सोनल बहुत बड़े घराने में गई थी, बहुत बड़ा घराने में। अब उसमें क्या हुआ है, सोनल आई मेरे पास एडमिशन करने बच्चे की 11th की, और उसने जैसे ही मेरे अंडर कैबिन में सोनल बैठी हुई थी, और दोनों का बातचीत करना नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ, मेरे बाहर रिसेप्शन एरिया में महक बैठी थी, उसका नंबर मेरे कैबिन में आने में आया था सोनल की बात। तो जैसे ही सोनल ने अपनी एडमिशन बच्ची करवा के बाहर निकल रही थी, 11th की एडमिशन मेरे पास कराई, बाहर निकल रही थी, तो उस दरवाजा खोला, देखा महक बैठी है, दरवाजा बंद कर दिया। और दरवाजा बंद करने के बाद मेरे पास आई, तो सर वो महक का बच्चा भी आपको पढ़ने वाला है क्या? ना, मेरे को नहीं पता। बोला हाँ सर, महक तो बाहर बैठी है, फिर आप लोगे क्या? ना, मैं क्यों नहीं लूंगा, अरे सही है ना, गराई लक्ष्मी को क्या कुछ पढ़ाऊंगा मैं? कॉमर्स लूं, मैं पढ़ाऊंगा भाई। बोला सर नहीं ना, उसका बच्चा बहुत मस्ती करता है, आपका पूरा डिसिप्लिन था, मैं सलाह दूंगा, नहीं समझ ले। बोला सर नहीं, इसको अलग करो यार, मेरे को मतलब मेरे बच्चे को पढ़ा, आपके पास पढ़ाना है, लेकिन महक के बच्चे को मत लो। मतलब देख वही सोनल, ऐसा नहीं होता ना, ओपन फॉर ऑल, एडमिशन ओपन फॉर ऑल किया है मैंने, तो ऐसा करते। बस सर एक काम करो, क्या प्रॉब्लम है? एरिया क्या प्रॉब्लम है? मेरा फीस। बस सर एक काम करो, चलो मैं अपने बच्चे की डबल फीस आपको दे रही हूँ। काय के लिए? सोनल के बच्चे को, महक के बच्चे को मत पढ़ाओ, क्योंकि आपकी क्लास का डिसिप्लिन खराब करेगा और मेरे बच्चे को बिगाड़ देगा। लेकिन ये बात महक को नहीं पता होनी चाहिए कि मैं आपको डबल फीस दे रही हूं सिर्फ महक के बच्चे को नहीं पढ़ाने के लिए। नॉट टू डू, इट्स ऑल्सो वन टाइप ऑफ प्रपोजल। समझा? कुछ समझा? आज के बाद भूलोगे क्या? नहीं भूलोगे। अभी तक तो ऐसे देखा था कि प्रपोजल कुछ करने के लिए होता है, लेकिन कुछ नहीं करने का भी प्रपोजल होता है। भाई वाह, भाई वाह, क्या मौज कर दी। लॉ तो अपने आप में अनोखा है, तब भी वो वैलिड प्रपोजल माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको, सोनल को अपने बच्चे की कंपनी दूर करनी थी, किससे? महक के बच्चे की। तो उसने मेरे को डबल फीस का ऑफर दिया। अब मैंने वो एक्सेप्ट किया नहीं किया दैट इज सेकेंडरी, बट ये भी एक ऑफर था कि इस बच्चे को मत पढ़ाओ, ये काम आप नहीं करोगे तो डेफिनेटली मैं आपको पे करूंगी इतना,
इट्स वन टाइप ऑफ नॉट टू डू यानी अब्सटेन। देखो दोनों में से कोई भी एक हो गया, तो करने के लिए दिएगा प्रपोजल या तो नहीं करने के लिए कुछ। टू डू एनीथिंग विद अ व्यू, ये इंटेंशन से कि मुझे उसका एसेंट मिले, एसेंट यानी मंजूरी, एक्सेप्टेंस, क्या मिले उसका एक्सेप्टेंस के लिए यहां पे वर्ड का यूज है एसेंट, ऑफ दैट अदर यानी जिसको हमने प्रपोजल दिया उसका एसेंट मिले, ये इंटेंशन से मैं कुछ करने के लिए और नहीं करने के लिए अपनी विलिंगनेस शो कर रहा हूं उस, देखो लिखा हुआ है ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और अब्सटेन ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल, उसी को हम बोलते हैं प्रपोजल। अब देखो बाहर ज्यादा केसेस में मैं एक एक पॉइंट पे नहीं दे पाऊंगा, कुछ करने के लिए एक्ट यूज किया है और नहीं करने के लिए फिर से यहां पे वर्ड यूज किया है एब्सटेन। ठीक है बच्चा लोग, डन, गॉट इट। बस देखो पूरा खेल सिर्फ डेफिनेशन पे अच्छा रखो, बाकी तो मन से लिख के आओ, अंदर सब आ जाएगा उसमें। डेफिनेशन एज इट इज, और डेफिनेशन चाहिए कंपल्सरी है। चलो अब मेरे साथ क्या बोलोगे, समझ में आ गया ना अभी। सो व्हाट इज द वैलिड प्रपोजल, क्लियर। चलो बोलो मेरे साथ, व्हेन अ वन पर्सन सिग्निफाइज, सिग्निफाइज का मतलब तो दर्शाना, क्या होता है इंडिकेट, सिग्निफाइज टू अनदर, अनदर यहाँ पे किसका बात कर रहे हैं, जो एक्सेप्ट करेंगे उसको, यानी ऑफरी को, किसको, ऑफर और ऑफर दो होते ना, हाँ। सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस, क्या होगा हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू, नॉट टू डू के लिए अब्सटेन होते ना, अब्सटेन टू डू, बोलो हाँ, एनीथिंग विथ अ व्यू टू ऑब्टेन एसेंट, विथ अ व्यू टू ऑब्टेन है काय के लिए हम प्रपोजल है, ताकि वो मंजूर कर पाए, मंजूरी के लिए, उसके मंजूरी के लिए वर्ड के यूज है एसेंट, ऑफ दैट अदर्स सच एक्ट और अब्सटेन इज सेड टू बी प्रपोजल। बस सिंपल भाषा में, ठीक है, समझा। अब एक वैलिड प्रपोजल के लिए, एक अगर प्रपोजल वैलिड करना है, वैलिड क्या करना है, जो एग्रीमेंट बन पाए और वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनने की ओर बढ़े, क्योंकि और कंडीशन फुलफिल करनी है, और कंडीशन फुलफिल करनी है, तो उसके लिए वैलिड प्रपोजल के लिए और कौन सी इसेंशियल कंडीशंस है, तो वो अपने को पढ़ना है। पहला उसको बोलते हैं इसेंशियल कंडीशन फॉर वैलिड प्रपोजल, यानी क्या, कंडीशन की कंडीशन। देखो प्रपोजल खुद एक कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन है, लेकिन वो प्रपोजल को पूरा करने की और कौन सी कंडीशन फुलफिल करेंगे, तो वो हम पढ़ेंगे कंडीशन की कंडीशन, जिसको बोलेंगे प्रपोजल। अभी कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन है क्या, नहीं, ये किसकी कंडीशन है, कॉन्ट्रैक्ट के बच्चे की, एक बच्चे की जिसका नाम है प्रपोजल, उसकी कंडीशन है। समझा आपको, क्लियर। तो एक वैलिड प्रपोजल के लिए कौन कौन सी कंडीशन फुलफिल करनी है, वो अपने को पढ़ना है। पहला लीगल रिलेशनशिप। अब सर ये क्या है लीगल रिलेशनशिप, एक प्रपोजल तभी वैलिड माना जाएगा जब दो पार्टी यानी कम से कम कॉन्ट्रैक्ट को एग्रीमेंट करने के लिए दो पार्टी चाहिए, एक प्रपोजल देने वाला और दूसरा एक्सेप्ट करने वाला, बराबर कि नहीं, वो दोनों का रिलेशन लीगल होना चाहिए, लीगल। अब लीगल यानी सर क्या, जो ऑब्लिगेशन पूरी करे। अब ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होगा सर, ये बताइए मुझे आप। एक मिनट, कल मैंने आपको 3 एग्जांपल दिए थे, कौन कौन से बताओ। नम्रता ने बर्थडे पार्टी पे बुलाया किसको, भूमि को, तो भूमि दोनों नम्रता ने प्रपोजल किया और भूमि ने उसको एक्सेप्ट भी किया, बराबर कि नहीं। लेकिन क्या दोनों के बीच में लीगल रिलेशन था क्या, वो ऑफिशियल था क्या, वो अनऑफिशियल था, क्या था वो, बराबर कि नहीं। तो अब इस कंडीशन में अगर भूमि नहीं आती है वहां पे, तो क्या क्वेश्चन मार्क ये है कि क्या नम्रता उसके ऊपर केस कर सकती है क्या, क्यों नहीं था, क्योंकि उसके बीच में कंसिडरेशन नहीं था। लेकिन यही कंडीशन नंबर 2, सेम कंडीशन में क्या हुआ है, भूमि बहुत फेमस स्टार है और नम्रता बहुत रईस है, उसने सोचा कि मेरे बर्थडे पार्टी पे स्टार लोग आने चाहिए, फेम बढ़ता, क्या बोलता है फेम, क्या बोलते हैं इसको, आई कैंडी बोलते हैं, आई कैंडी, रईसों की लैंग्वेज में आई कैंडी बोलते हैं, यानी बड़े बड़े फेमस सेलिब्रिटी है ना, तो अपना फेम बढ़ता ना, क्योंकि मीडिया आती ना वहां पे, समझा क्या।
अब सपोज एग्जाम्पल नम्रता अंबानी होगी, क्या होगी? सब नम्रता अंबानी है, अंबानी कौन होगी? अंबानी, नम्रता अंबानी पूरी, यानी अंबानी की बेटी। अब नम्रता अंबानी की बेटी है और नम्रता ने सोचा कि मेरे बर्थडे पर बड़े बड़े स्टार चाहिए, और तब भूमि बहुत चलन में थी, एक्ट्रेस थी बहुत बड़ी है, और उसने क्या किया, उसने भूमि को बोला भूमि मेरे बर्थडे पे आना है, कितना लेगी? 2 लाख रुपए बोले। कितने बोले? कितने बोले? नहीं 2 लाख में क्या होता है? 2 करोड़ नहीं 1 करोड़ नहीं, जान दो 20 लाख, जान दो 20 लाख तुम्हारी ना मेरी, 20 लाख रुपए बोले आने के। अब इतने में क्या हुआ, 20 लाख रुपए में एडवांस पहुंच गया, 10 लाख का चेक पहुंच गया, ठीक है डन। लेकिन क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, भूमि को कुछ कहीं जाना पड़ा, और जाने पड़ा तो वो वहां पे प्रोग्राम पे नहीं आ पाई। अब बताओ इस कंडीशन में क्या अगर नम्रता के बर्थडे पर भूमि नहीं आती है तो क्या नम्रता उसके ऊपर फाइल केस कर सकती है क्या? क्यों पूछो क्यों? क्योंकि ये लीगल रिलेशन है। क्या ये समझा क्या? क्योंकि वहां पे दोनों के बीच में कंसिडरेशन था। क्या कंसिडरेशन था? भूमि को मिले थे पैसे और नम्रता की पार्टी हो रही थी फेमस, क्या हो रही थी? आई कैंडी मिल रही थी ना उसको। अरे आ रहा क्या समझ में? तो इसलिए दोनों पार्टी के बीच में क्या होना चाहिए? पहली कंडीशन नहीं, एक वैलिड प्रपोजल तभी माना जाएगा जब, और जो मैंने आपको फ्रेंड वाला एग्जांपल दिया वो प्रपोजल ही नहीं है। जो प्रपोजल ही नहीं है वो आगे लीगल प्रपोजल ही नहीं है, वो आगे एग्रीमेंट क्या ही बनेगा, और जब एग्रीमेंट नहीं बनेगा तो क्या उसकी पुलिस केस होंगी। समझा? देखो भाई फास्ट बोलते हैं ना मेरे को, नहीं समझा तो बोलते रहना। नंबर 2 दूसरी कंडीशन कौन सी है बच्चा लोग? देखो पढ़ो। हाँ सर्टन एंड डेफिनेट क्लियर, ये क्या है सर? सुनो देखो ध्यान दो, 2 पार्टीज के बीच में जो प्रपोजल हो रहा है, क्या हो रहा है? प्रपोजल। ऑफरर जो है वो प्रपोजल रख रहा है। ऑफरर कौन होता है समझ में आना है? जो प्रपोजल करता है। ऑफर यानी कौन? जो एक्सेप्ट करेगा। तो 2 पार्टी के बीच में जब कोई प्रपोजल होता है, क्या होता है? प्रपोजल। वो एकदम सर्टन होना चाहिए, सर्टन, डेफिनेट और क्लियर। प्रपोजल ऐसा ना हो जिसके 10 मीनिंग निकल जाए। एम्बिजियस के मतलब होता है जिसके अलग अलग मीनिंग निकले। अपन कभी क्या होता है, अपन कभी कभी डबल बातें करते हैं। डबल बातें यानी क्या? ऐसी बात करते हैं जो 2 मीनिंग निकाले, 2 मीनिंग। तो 2 जो डबल मीनिंग वाली बातें होती है ना, उसके लिए वर्ड यूज हुआ है एम्बिजियस। जब भी हम उलझाने वाली बातें करते हैं ना, उलझाने वाली क्या बोलते हैं? तो डबल मीनिंग वाली बातें जो होती है ना, जिसके हम कई सारे अर्थ निकलते हैं, तो वो क्या होगा? वो एम्बिजियस होती है। वो डबल मीनिंग वाली बातें नहीं हो, एकदम क्लियर और सर्टन होना चाहिए। प्रपोजल यही है। एग्जाम्पल दो क्या? सपोज क्या हुआ, एक मार्केट बन रहा था। एक मार्केट के अंदर, एक मार्केट बन रहा था, और उस मार्केट में सीधे 10 लाइनें से दुकानें बन रही थी। मैं गया ब्रोकर के पास और मैंने बोला कि भाऊ दुकान चाहिए। बोला ठीक है दिला देंगे ना। मैंने बोला कौन सा वाला लोन लाओगे? बोला जो चाहिए वो। तो ये प्रपोजल नहीं हुआ। पूछो क्यों? क्योंकि मेरे को दुकान कौन सा देगा मुझे पता नहीं है। वो क्या बोल रहा कि भाऊ देखो चिट्स निकलेंगी। क्या निकलेगी? चिट्स होता है ना, मालूम है आपको? कभी कभी क्या होता है, चिट्स निकलती है, चिट सिस्टम। भाई जो चिट निकली वो आपको दुकान खरीदना पड़ेगा, आप अभी इतने भरो। तो बताओ ये कोई प्रपोजल हुआ क्या वैलिड? क्यों? क्योंकि प्रपोजल में आप मुझे कौन से नंबर का दुकान दोगे ये लिखा ही नहीं है, अभी तक क्या आपने बताया ही नहीं, राइटिंग में दिया ही नहीं मुझे आपने, तो वो वैलिड प्रपोजल नहीं है। इसलिए प्रपोजल में घुमाने फिराने वाली बातें नहीं होनी चाहिए। लैंग्वेज इस तरीके का होना चाहिए, चाहे ओरल हो चाहे वर्बल हो, जो एक ही मीनिंग निकाले, कहीं सारे अर्थ मीनिंग नहीं निकाले, तब हम कहेंगे कि वो वैलिड प्रपोजल था। समझा क्या आपको? क्लियर? तो इसलिए देखो लिखा हुआ है सर्टन। प्रपोजल क्या होना चाहिए? सर्टन। डबल बहुत सारे मीनिंग निकाले ऐसा वाला प्रपोजल वैलिड प्रपोजल नहीं माना जाएगा। और इसके लिए देखो लिखा हुआ है प्रपोजल मस्ट बी डेफिनेट एंड नॉट एम्बिजियस। एम्बिजियस का मतलब होता है जो जिससे कहीं सारे मीनिंग निकले। लिखते जाओ भैया, बाद में नहीं आने वाला है ये सब चीजें। हाँ लॉ में सब लिखना है ना।
पेपर से पूछने थोड़ा ना आएंगे, लिखाने आएंगे, लिखना पड़ता है बेटा, तुमको कितना नॉलेज है उसके लिए लिखना पड़ता, विच मे बी इंटरप्रिटेड इन अ डिफरेंट वे, जो कई सारे मीनिंग निकाले, ऐसा प्रपोजल कोई काम का होता नहीं है। ठीक है, समझा? समझा क्या? हम बोलते हैं कि तेरी माँ की, ना, फिर आगे हम चुप हो जाते, यानी क्या हम आगे कुछ भी होता है, कुछ भी कुछ भी। अब तेरी माँ की बोल दिया मैंने, यानी क्या हो गया? बोलो, अरे बोलो क्या हो गया? ये अच्छी बात हुई कि बुरी बात हुई? ये कुछ भी होती है, एम्बिशियस हुआ, क्या हो गया कि मैं ऐसी जगह पे आके रुक गया कि मैं उसको अब्यूजिंग वर्ड बोलता हूं और बोलता हूं तेरी माँ की और तेरे पापा की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। समझा आप यार? समझा क्या? हाँ ऐसा। हाँ तो बेटा मैंने कोई गलत समझ बोला, ठीक है, जाना तुम्हारी मम्मी की और पापा की, ऐसे बोलूँ क्या? ठीक है बेटा, दोस्तों में तो ऐसा होता है, दोस्तों में तू तरह का होता है, ठीक है, तो बता रहा हूँ मैं। तो ऐसे दोस्तों में अपन बात नहीं करते क्या? वैसे ही डबल मीनिंग वाली बात होनी चाहिए, नहीं तो वो वैलिड प्रपोजल नहीं होगा। ठीक है, समझा आपको? क्लियर? हाँ, और समझा क्या? ऐसा है। प्रपोजल में भी स्पेसिफिक और जनरल। प्रपोजल हम किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को भी दे सकते हैं और ओपन फॉर ऑल भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल दूं, सपोज क्या हुआ, मेरी 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 कार का नाम बसंती था। क्या था? बसंती, है ना? और बसंती को मैं बहुत प्यार करता हूं, मेरी कार को बहुत प्यार करता था मैं। लेकिन क्या हो गया, क्या हो गया, मेरी कार मुझे फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, मुझे बेचना पड़ा। लेकिन मैं अपनी बसंती से इतना प्यार करता हूं कि मैं किसी के हवाले भी मेरी बसंती नहीं करूंगा। मैं कुछ आ रहा समझ में? समझ में आ रहा कुछ तुमको? तो मेरा एक फ्रेंड था, मैंने बोला यार मेरे को, वो अमीर था, उसको वैसे भी कार लेनी थी, तो यार मेरी कार तेरे को चाहिए क्या 4 लाख में? अब बताओ, मैंने जब उसको कार बेचने के लिए ऑफर किया तो इट्स अ वन टाइप प्रपोजल। क्या हुआ मैंने? लेकिन वो प्रपोजल मैंने सभी के लिए ओपन नहीं रखा। अब कल को क्या होता है, उसने किसी और को बताया होगा कि अंकुश को पैसों की जरूरत है, तो 4 लाख रुपए में तू कार अच्छी है, ले 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 ले। तो कोई और आया होगा थर्ड पार्टी, बोलता है सर आप कार बेच रहे हो? हाँ। बोला मेरे को बेचोगे क्या? नहीं, मैंने देखो कब बोला कार बेचने को? हाँ, क्या आया तुम्हारे पास? पूछो क्यों? क्योंकि ये जो प्रपोजल था वो स्पेसिफिक था। क्या था वो? मैंने सिर्फ अपने फ्रेंड को बोला कि मेरी कार तेरे पास हो या मेरे पास हो, बात एक ही, तू मेरा जिगरी यार है, इसलिए मैं तेरे को दे रहा हूं, नहीं तो मैं अपनी बसंती को हाथ में लगाने दूं किसी को, तो मैं किसी को भी हवाले करूंगा? क्या पागल है क्या? तेरे पास रहेंगी तो मैं लगेगा हाँ अपने घर में गई मेरी बसंती। बसंती पर तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी, हाँ कार है। कौन है? कार थी, चले गई बेचारी, अच्छे हाथ में दिया, टेंशन मत लो। तो समझा आपको? कभी कभी क्या होता है, कोई प्रपोजल हम किसी पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन को भी दे सकते हैं, या तो बोले ना लाइक को सभी को भेज सकते। जैसे मैंने लिखा आई वॉन्ट टू सेल माई मोपेड, मोपेड से प्यार नहीं था मेरे को, ढंगरी हुई थी, लेकिन कार से प्यार था। मेरी कार इतनी चकाचक थी क्योंकि मैं चलाई नहीं थी। अरे आ रहा था तुमको, तो इसलिए मोपेड के लिए मैंने सबको दिया ए और, लेकिन कार मैंने सोच समझ के किसी पर्सन को दे, वो अपने रिश्तेदार को मेरे, भाई नहीं सेफ रहे तेरे पास से, बात एक ही है। समझा आपको? कभी भी होता ना, कभी कभी हमें कोई चीजें किसी को देना नहीं चाहता, जैसे हम हमारी पुरखों की जमीन होती है, हमारे पुरखों की जमीन होती है तो हम किसी को भी नहीं देना चाहते। हम चाहते कि भाई हमारे पास पैसों की कमी तो है, हम बेचना भी आते लेकिन कोई अपना ही खरीद ले तो अच्छा है, यानी अपने हाथ में जाए, अच्छी है, सेफ है। हम करते कि नहीं करते? तो ऐसा प्रपोजल भी वैलिड है, और सभी के लिए ओपन रखा तो भी वैलिड है। तो इसलिए नाम दिया प्रपोजल मे बी स्पेसिफिक और जनरल। अंदर की लैंग्वेज पढ़ा दिया हूं क्या? देखिए लिखा हुआ है स्पेसिफिक प्रपोजल इज अ प्रपोजल व्हिच इज मेड टू अ डेफिनेट पर्सन व्हाइल जनरल प्रपोजल इज मेड टू पब्लिक एट लार्ज। Hence, a person may come forward to accept the proposal. ठीक है? अब नेक्स्ट देखो, एक एक कंडीशन को पढ़ाने के लिए मुझे कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि कंडीशंस ही कंडीशंस हैं। और कल पहले मैं प्रपोजल का मीनिंग क्या है वो पूछूंगा, हाँ याद रखना ये। हाँ आगे, और जिसको नहीं आया वो 20 टाइम लिख के आएगा, 20 टाइम्स। ओके, हाँ बिना देखकर। और नहीं लिख के आए तो फिर मैं तो हुई खराब बात करने में, वैसे भी अच्छा हूं तो बहुत अच्छा हूं, नहीं तो फिर बहुत खराब हूं मैं, है ना?
चलो नहीं आओ, घर बैठो, घर बैठो। वैसे भी तुमको ऐसे बच्चों की फाउंडेशन में जरूरत भी नहीं है, क्या करूंगा ऐसे बच्चों को बिठा के, फेल होगा, नाम मेरे खराब होगी। नहीं पढ़ना है तो शिद्दत से पढ़ो, पढ़ो ही नहीं बोल दूंगा। देखो आगे, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। क्या होना चाहिए? ऑफर जो है वो कम्युनिकेट होना चाहिए, कम्युनिकेट। अब इसका मतलब क्या है सर? कम्युनिकेट यानी क्या भाई? ऑफर मैं दे रहा हूं ऐसा मैं बता के आना चाहिए, नहीं तो कोई भी आप ऑफर समझ के बैठ जाऊंगी और फिर मैं लाइबल नहीं हूं पे करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए, पूरा करने के लिए सॉरी। अगर जो ऑफर दे रहा है कोई ऑफरर, अगर ऑफर दे ही नहीं रहा है और आपने फिर भी पूरा कर दिया तो वो ऑफर काम का नहीं है, ऐसे मान के नहीं चलेंगे। एग्जाम्पल दूं क्या? दूं क्या? अब क्या हुआ, सपोज फॉर एग्जाम्पल सोनल को, अब सोनल ने डॉग लिया। क्या लिया? डॉग। क्या नाम दिया? डॉग। और इसका नाम रखा मूलचंद। क्या रखा? मूलचंद। होता डॉग का नाम आपने देखा नहीं, दे दनादन में लिखा हुआ है मूलचंद जी। बोलो, आपने दे दनादन मूवी देखी क्या? उसमें वो जो अक्षय कुमार की बॉस होती है, याद है कुछ तुमको? अक्षय कुमार की बॉस नहीं देखा? उसके पास कुत्ता होता है, वो कुत्ता अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार करती है। तो अक्षय कुमार उसके यहाँ नौकरी करता है, तो बोलता है मूलचंद कहाँ है? मूलचंद। तो बोलता है मूलचंद नहीं, मूलचंद जी बोलो, तेरा बॉस है वो। याद है कुछ तुमको? सीन देखा है कभी वो? आज देख के आना, होमवर्क है तुम्हारे लिए। तो हुआ क्या यहाँ पे, सुनो। तो सोनल ने एक डॉग लिया। अब डॉग बहुत प्यारा था उसका, सच में प्यारा था, क्यूट, एकदम क्यूट। और सोनल को उससे बहुत प्रेम था। प्रेम क्या था? अब डॉग, आजकल जानवर से जल्दी प्रेम होता है, इंसान तो रहे नहीं लायक प्रेम करने के लिए। तो फिर क्या हुआ, प्रेम इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि वो अपने साथ ही उसको सुलाती थी, इधर सो मूलचंद, इधर सो। लेकिन अचानक क्या हुआ, अचानक एक दिन मूलचंद गायब हो गया। गायब होने गया, सोनल ने अपने काम में बिजी थी, सीए फाउंडेशन की पढ़ाई कर रही थी। इतने में क्या हुआ, मूलचंद पता नहीं कहाँ चले गया, गुम हो गया। वो ढूंढी, मूलचंद मूलचंद मूलचंद, लेकिन मिला ही नहीं। अब इतने में क्या हुआ, इतने में सागर उसका पड़ोसी था। कौन था? पड़ोसी। तो एक दिन सोनल को ढूंढते देखा, मूलचंद मेरा, मूलचंद रोने शुरू हो गई मूलचंद के लिए। कौन? सोनल। सागर से देखा नहीं गया, अरे बाप रे, रो रही है बेवजह। तो उसमें क्या हुआ, इतने में सागर ने अपनी पूरी टीम को बोला चलो ढूंढते, बेचारी का भला करते यार। और सही में कुत्ता प्यारा था, ऐसा सागर ने बोला। और गैस तो भी कड़ी मशरत करके उसने मेहनत करके उसने कुत्ते को ढूंढ के लाया। अब ढूंढ के लाया तो इसने क्या किया, सागर के मन में एक लालच थी कि क्या मूलचंद से सोनल प्यार करती है और मूलचंद को मैं ढूंढ के दूंगा तो मिलेगा, इनाम मिलेगा, सही है कि नहीं? अब सबसे पहले बताओ, मूलचंद को अगर सागर ढूंढ के आया सपोज, ढूंढ के भी ला लिया उसने, लाने के बाद अब मूलचंद, सागर बोलता है सोनल को कि सोनल खुश हो गई। तो सोनल खुश हो गई तो सागर बोलता है भाई इतनी मेहनत की है, रात भर घुमा, 200 का पेट्रोल जलाया, कुछ तो दे। तो सोनल जल्दी भाग यहाँ से। क्या बोली उसने? क्यों पूछो क्यों? सोनल ने बोला मैं देखो बोला गया ढूंढ के ला, हाँ तो खुद ही गया ना, सही कि नहीं? अरे भाई इसने बोला क्या, उसको प्रपोजल बोला क्या, हाँ सागर जो मुझे ढूंढ के, मेरे कुत्ते को ढूंढ के लाएगा मैं उसको 1000 रुपए दूंगी, ऐसा बोला है उसने। तो तू कैसे एक्सपेक्ट कर रहा भाई देखो 1000 रुपए मिलेंगे, हाँ सागर? लेकिन सागर के मन में लालच थी। क्या लालच थी? कि मैं सोनल को ढूंढ के दूंगा उसका मूलचंद, तो वो मुझे खुश होकर 1000 रुपए दे देगी या 5000 रुपए दे देगी। तो क्या हुआ, सागर ने बोला 5000 दे भाई मेरा, मैं ढूंढ के लाया। तो बोलती चल भाग, 5000 कुत्ता भी नहीं है, सही कि नहीं? तो कहने का मतलब क्या है, ऐसा कोई प्रपोजल होता नहीं है। अब बताओ 5000 क्यों मांग रहा है? उसने प्रपोजल डाला था। हाँ अगर सोनल बोलती थी कि भाई, लिखती थी इश्तिहार कि मेरा कुत्ता गुम हो गया है, मेरा मूलचंद जी गुम हो गया है, और अगर कोई मेरे मूलचंद जी को ढूंढ के लाएगा तो मैं उसको 5000 रुपए नगद पुरस्कार दूंगी,
तो मैं कहूंगा दैट प्रपोजल इज कम्युनिकेटेड। समझा आपको क्लियर? तो कभी ऐसा प्रपोजल नहीं होना चाहिए जो कम्युनिकेट नहीं हो। ठीक है, देखो केस स्टडी देनी पड़ती है, क्या करेंगे? ठीक है, समझा आपको क्लियर? अब ऐसे तो फॉर्मल केस स्टडी देते हैं, आगे धीरे धीरे हम आपको फॉर्मल केस स्टडीज देंगे। जब आपको ICAI का बिजनेस लॉ का मॉड्यूल आएगा ना, उसमें भी केस स्टडीज कुछ होती है, लेकिन आपको मैचिंग करने को मिल जाएगा। मैं आपको यहीं का यहीं क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप जोड़ पाओ कड़िया। देखो लिखा हुआ है प्रपोजल में भी ओरल और रिटर्न, भले होना चाहिए ओरल और रिटर्न भी, लेकिन वो कम्युनिकेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड। चलेगा ओरल रिटर्न, लेकिन कम्युनिकेट होना चाहिए, यानी बोलना चाहिए स्पेसिफिक भाई कि मैं ये काम करो तो मैं तुमको दूंगी, नहीं लेकिन बिना तुम आ गए मांगने, ऐसा होता नहीं। मैंने बोला क्या तुमको करने के लिए, तुम कर रहे खुद ही किया ना तुमने, फिर काय को एक्सपेक्ट कर रहे हो ऐसा। ठीक है, क्लियर? बट बोला तो सही ना। देखो वो कॉन्ट्रैक्ट प्रपोजल ओरल हो या वर्बल हो, रिटर्न में हो, प्रपोजल है वो, क्या है वो? अब वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि नहीं बनता, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट वो प्रपोजल एग्रीमेंट बनने के लिए कैपेबल है, क्योंकि एग्रीमेंट तो रिटर्न भी होता है और ओरल भी होता है। इसलिए तो जब एग्रीमेंट ही ओरल हो सकता है, तो प्रपोजल भी तो ओरल में हो सकता है ना। समझा के तुमको क्लियर? देखो मैं अभी आपको कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन नहीं बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं कि एक वैलिड प्रपोजल कौन सी एग्रीमेंट की स्टेज बन सकता है, बस। आगे टर्म्स एंड कंडीशंस। प्रपोजल रखने के पीछे टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए, यानी जब आप प्रपोजल रख रहे हो उसके अंदर सारे टर्म्स एंड कंडीशन रख दो। अब इसका मतलब क्या है बताऊं? देखो टर्म्स एंड कंडीशन, जो टर्म्स पे आप प्रपोजल रख रहे हो एक्सेप्टेंस भी उसी कंडीशन होना चाहिए। अब बताओ कल हम क्या पढ़ेंगे? कल हम पढ़ेंगे एक्सेप्टेंस। क्या पढ़ेंगे? समझ में आ रहा कुछ तुमको? हाँ, तो एक्सेप्टेंस में भी ये सिमिलर कंडीशन लेंगे। पूछो क्यों? क्यों पूछो क्यों? अरे देने वाला टर्म्स एंड कंडीशन का, तो एक्सेप्टेंस वाला भी तो टर्म्स एंड फुलफिल करेगा ना, तो देखो इसकी कंडीशन सेम लेंगी वाली। नहीं है क्या? लिख लेंगे अपन, लिख लेंगे, कोई इशू नहीं। ठीक है, समझ में आया? अब फिर इसका मतलब क्या है सुनो, ध्यान दो, समझो। प्रपोजल मस्ट कंटेन टर्म्स एंड कंडीशन विच आर डेफिनेट और कैपेबल ऑफ बीइंग डेफिनेट, यानी बन सकता है डेफिनेट या तो डेफिनेट ही है, वो फिक्स है। एग्जाम्पल दूं? देखो सिंपल, क्या हुआ, मैं राम जी का भक्त, कौन हूं मैं राम भक्त हूं। अब मैं राम भक्त हूं, मुझे अपना घर बेचना है। मेरे घर में राम जी की पूजा होती है रोज, 2 टाइम 3 टाइम, मेरा भाई दिन भर राम भगवान को लेके वो करता है। अब मैं राम जी का भक्त हूं और मुझे अभी पैसों की क्राइसिस हो गई, मुझे अपना घर बेचना है। तो मैंने ब्रोकर को बोला, ब्रोकर कोई ढूंढ ग्राहक, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन होना चाहिए कि मैं अपना घर, वो पवित्र स्थान, उसी को दूंगा जो राम भक्त होगा। अब बताओ, ब्रोकर ग्राहक लेके आएगा, लेकिन वो मांसाहारी है। कौन है वो? मांसाहारी है। कौन? वो मांस खाता है और राम जी को नहीं मानता है। तो बताओ तब क्या वो प्रपोजल वो एक्सेप्ट करने के लिए कैपेबल है क्या? क्यों? क्योंकि मैंने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन रख दी कि जो राम भक्त होगा उसी को लेके आना मेरे सामने, बाकी सबकी शक्ल भी दिखाना नहीं मेरे को। तो क्या हो गया? तो जब आप कोई वैलिड प्रपोजल रखते हो तो उसमें जो भी आपकी शर्तें हैं वो रख दो, जो भी आपकी शर्तें हैं वो रख दो। समझा आपको क्लियर? जैसे पेमेंट के बारे में होता है कभी भी कि मेरे को पेमेंट इतने किस्तों में ही चाहिए, 3 टप्पों में, 2 टप्पों में, तो ये कंडीशंस वैलिड प्रपोजल में रख दो आप कभी भी। जैसे आपको मैं बताऊं, एडमिशन ओपन, फीस पेड इन 3 इंस्टॉलमेंट, देते हैं आपको 3 इंस्टॉलमेंट देते हैं ना 11-12 के लिए। तो ये क्या हो गया? ये टर्म्स एंड कंडीशन है। पहले आपको पता कि इतने लीव्स मिलेंगे, ये है, 50 रुपये फाइन है, लगाना है तो लगाओ, नहीं तो जाओ घर पे। पहले ही टर्म्स एंड कंडीशन लगाते कि नहीं लगाते, यानी ये पहले रख दो प्रपोजल के सामने, ये एक वैलिड प्रपोजल तभी माना जाएगा। जो कंडीशन रखना है रखो इसके अंदर, बाद में नहीं होगा। प्रपोजल लिख दिया, रिटर्न वर्बल रख दिया, बाद में अपनी नई शर्तें जोड़ रहे हो, ऐसे चलता क्या भैया? चलता नहीं। तो जबान के नहीं रहे तुम, क्या बोलेंगे हम लोग? तुम जबान के नहीं रहे। अरे भाई, जो आपने प्रपोजल रखा उसमें अगर टर्म्स एंड कंडीशन पहले नहीं रखी, बाद में वो एक्सेप्टेंस कर रहा और फिर तुम नई शर्त ला रहे हो, तो ऐसा चलता नहीं है। पहले ही रखो, बिफोर। देखो लिखा हुआ है, प्रपोजल मस्ट कंटेन टर्म्स एंड कंडीशन विच आर डेफिनेट और
कैपेबल ऑफ बीइंग डेफिनेट। समझा आपको क्लियर? अब आगे दो क्या बता रहा है, द ऑफर शुड नॉट कंटेन द टर्म्स और नॉट कंप्लेन ऑफ विच कुड अमंग द एक्सेप्टेंस, हेंस देयर कैन नॉट बी अ टर्म if acceptance is not communicated by certain times, the offer could be considered as acceptance। ये क्या है सर? प्रपोजल इस तरीके का नहीं होना चाहिए जो ये दिखाए कि अगर वो कम्युनिकेट नहीं हुआ तो एक्सेप्टेंस हो गया। एग्जाम्पल दूं? देखो सिंपल, क्या हुआ, ए बॉयफ्रेंड, बी गर्लफ्रेंड, यानी गर्ल थी, फ्रेंड नहीं, दोनों फ्रेंड्स आपस में क्या थे? फ्रेंड। अब क्या हुआ, ए ने प्रपोजल किया, प्रपोज मारा बी को, यानी गर्ल ने प्रपोज, बॉय ने प्रपोज मारा गर्ल को कि भाई विल यू बी माई गर्लफ्रेंड, ऐसा बोलते ना कुछ भी, हाँ ओके। और ये बोला कि अगर तू कुछ नहीं बोलेगी तो मैं मान लूंगा कि तू हाँ बोल दिए। क्या बोला उसने बोल दिया अगर तूने कुछ नहीं बोला मैं समझ जाऊंगा तू तेरा हाँ है। तो ऐसा वाला प्रपोजल कभी प्रपोजल होता ही नहीं है। समझा? पिक्चर में दिखाते नहीं क्या, वो चिट्ठी में लिख के देते हैं कि भाई तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी क्या, अगर तुमने कुछ नहीं बोला तो मान लूंगा कि हाँ तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए रेडी हो। तो ऐसा वाला प्रपोजल चलता नहीं है। प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेट, क्या होना चाहिए भाई, ऐसा लिख के दे भाई तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगे, अगर तुमने हाँ बोला या तुमने फूल फेंका या तुमने ये इसके अंदर मैं तुमको दे रहा हूं कुछ वो फेंका तो मैं समझ आऊंगा कि तेरा हाँ है, ऐसा माना चलता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो कि तुमने कुछ नहीं किया तो मान लूंगा कि हाँ है, ऐसा नहीं होना चाहिए प्रपोजल, वो प्रपोजल नहीं होता। एग्जाम्पल दूं? देखो एग्जाम्पल अभी आपको पहले याद करो, रिंगटोन्स के लिए फोन आती थी, याद है? शीला की जवानी। इस डायलॉग को अगर आप अपने फोन पे रखना चाहते हो तो एक दबाए, है ना, मुन्नी बदनाम हुई, डार्लिंग तेरे लिए। अगर आप इस डायलर ट्यून को अपनी इस कॉलर ट्यून को इस टोन को अगर अपनी डायलर ट्यून बनाना चाहते हो तो 10 दबाए। ऐसा तो ना कभी फोन में ऐसा आया क्या, मुन्नी बदनाम हुई, डार्लिंग तेरे लिए। अगर आपने कुछ नहीं दबाया तो हम मान लेंगे कि मुन्नी आपको बहुत प्यारी है और आपको यही डायलर टोन चाहिए तो हम आपका रख देंगे और 15 रुपए आप पे काट देंगे। ऐसा कभी प्रपोजल होता नहीं है। यानी कुछ तो भी एक्शन कम्युनिकेट करना चाहिए, ऐसा प्रपोजल होना चाहिए। आपने कुछ नहीं रखना है, कम्युनिकेट करना है, ऐसा कभी प्रपोजल होना नहीं चाहिए। देखो लॉ की बातें अपने सबसे अनोखी है, हर इसलिए एक ही एरिया के अंदर समझाना पड़ता है। अब मैं क्यों समझा रहा हूँ, पूछो क्यों? क्योंकि 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ ये। अरे तुमको फाइनल ईयर बिजनेस बीकॉम में है ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए तो हमारे लिए तो नया है ना। तुमको लग रहा होगा मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट नया अभी पढ़ा रहा हूँ, अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, 10 साल से पढ़ा रहा हूँ बेटा। तुमको सेमेस्टर 6-5 में है एक्चुअली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, पूरा डिटेल में है, तो हम तो रोज हर साल पढ़ाते हैं। ठीक, क्लियर पिक्चर? सो व्हाट इज कंडीशंस ऑफ वैलिड प्रपोजल? क्लियर है? चलो बताओ कौन कौन सी कंडीशन है। क्या होना चाहिए? पहला, दोनों पार्टी के बीच में लीगल इंटायरिटी समझाइए। दूसरा, सर्टन होना चाहिए, बराबर कि नहीं? और स्पेसिफिक और जनरल प्रपोजल आप दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। कम्युनिकेट होना चाहिए, विदाउट कम्युनिकेशन ऑफर माना जाएगा नहीं, कुत्ते वाला एग्जाम्पल है ना। और टर्म्स एंड कंडीशन जो भी है पहले लिख दो, बाद में होगा नहीं एक्सीडेंट होने के बाद। और छठवा, ऐसा कोई ऑफर नहीं चाहिए जो कम्युनिकेट ना करे, इट इज एक्सेप्टेड, ऐसा ऑफर आपका वैलिड माना जाएगा नहीं। बस इसी के साथ यहाँ पे एक कंडीशन समझ में आ गया, प्रपोजल किसको बोलते हैं, वैलिड प्रपोजल। हाँ, अब प्रपोजल की पहले लेंथ यहाँ पे लास्ट हम अभी छुट्टी दे रहे हैं आपको। प्रपोजल की क्या करेंगे बोलो, डेफिनेशन पढ़ के छुट्टी दे रहे, ठीक है? बंद करो सब लोग बंद करो। बंद किया बच्चा लोग? हाँ, मैं यहां से बंद कर रहा हूं, सब बंद, ओके? चलो हाँ, मेरे साथ बोलेंगे, ठीक है? एक बार और फिर आप बिना देखकर बोलोगे, ठीक है? चलो, व्हेन बोलो, वन पर्सन signifies to another person his
willingness to do or abstain to do. हाँ, अब abstain to do की जगह abstain doing भी हो सकता है, doing यानी not to do, सिंपल बात है. abstain to do anything with a view to obtain assent. assent है ना, obtain assent of that others क्या to such act or abstain is known as, is said to be proposal. क्लियर पिक्चर? चलो अब मैं आप मैंने बोल दिया ना, अब आप बोलो. चलो तू बोल, जल्दी चल बोल. हाँ, अरे समझ नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है. देखो ऐसे समझना कैसे ना, सुनो. When one person, ऐसे बोलो अपने आप को, when one person signifies है ना, signifies to another his willingness अंदर की इच्छा, his willingness है ना, willingness to do, to not to do, abstain to do है ना, anything with a view to obtain his assent, such act और abstain, एक्ट डू करने के लिए और abstain नहीं करने के लिए, is said to be proposal. सिंपल भाषा में. ठीक है, पिक्चर समझा? बैठो. हाँ, अब दो डेफिनेशन में कल पहले पूछूंगा किसी से भी, अगर इसको नहीं आया, ये होमवर्क आपका क्या है होगा, तो मैं आपको कल बैठने दूंगा नहीं. ओके, क्लियर? समझा? इसी के साथ मेरा आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है. कल फिर मिलेंगे सेम टाइम. हैव अ नाइस डे, टेक केयर.